अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अबू आसिम आजमी पार्टी जिंदाबाद। अबू आसिम आजमी जिंदाबाद। अबू आसिम आजमी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समझ हम नहीं पाए। सर को तो आने दो। ओके रेडी। इस देश की पूरी इकोनॉमी बर्बाद करके जो पुरखों ने बनाया था सब बेच करके इस देश में राज करना चाहते हैं। इनके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर इनको हराना चाहिए। सर आपके बयान पे ये आरोप लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा आरएसएस जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से आपने कही है, तो क्या कहेंगे? मैंने जवाब तो दे दिया आपको ना, कितना जवाब दूं? नहीं सर, साझा लीडरशिप फिर भी रहती है क्या? मुस्लिम समाज को साझा लीडरशिप का अपना हक कायम नहीं रखना चाहिए? मैं नहीं लीडर हूं। मैं पार्लियामेंट में कानून बनाता था और उसके बाद मैं असेंबली में तीसरे टर्म में हूँ। आजम खान साहब लीडर नहीं है क्या? नहीं, आसिम भाई फिर भी पोलराइजेशन की राजनीति के दौर के बाद से मुस्लिम नेतृत्व का परसेंटेज कम होता जा रहा है और उस पर पूरी कौम में, पूरे समाज में कहीं पर भी फिक्र नहीं है। अग्रेसिव राजनीति किसी पार्टी के द्वारा की जा रही है, ये बात ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज को एका करके उसके नेतृत्व का परसेंटेज बढ़ाना, हर फील्ड में उसका परसेंटेज बढ़ाना, इस पर कोई भी पार्टी जो है मुस्लिम समाज के लिए पूरी तरह से काम करती नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी कहते हैं जिसकी ताकत उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी, आप आइए यूपी में देखिए, समाजवादी पार्टी यूपी मजबूत है। वहाँ पर कितने एमएलए चुन के पूरे देश में सबसे ज्यादा एमएलए समाजवादी पार्टी के यूपी में चुन के आते थे। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं। और आज आप देख लीजिए, अगर आप कहेंगे कि हिस्सेदारी तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बाद जिसका नंबर आता है वो मुसलमान है, जिसका नाम आजम खान है। कहीं भी आप सुन नहीं जाओ तो हिस्सेदारी है ना, तो दिया जा रहा है। और जितना काम इन लोगों ने किया है, और आपसे मैं डिबेट करते कह रहा हूँ कि जितना काम यूपी में अखिलेश यादव जी ने किया है, सबके लिए क्या है, उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए भी क्या है। तो अगर आज वहाँ पर ये बात की जाए कि समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी नहीं दे रही है, तो बिल्कुल गलत इल्जाम होगा ये। सर पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे एमएलए चुनाव के समय ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एमएलए मुस्लिम होना चाहिए, तो सर उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना कि मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है। हमारा तो हमेशा ये कहना रहा है कि इस देश में सेकुलरिज्म उस वक्त होगा जबकि जहाँ 100% हिंदू हो वहाँ एक अच्छा मुसलमान चुन के आ जाए, और जहाँ 100% मुसलमान हो अच्छा हिंदू चुन के आ जाए, तो मैं समझूंगा सेकुलरिज्म है। अच्छा ईमानदार आदमी काम करने वाला हो तो देश चलेगा। इससे हिंदू यहाँ हिंदू यहाँ मुस्लिम चुन के आए, ये सब जगह आसिम भाई लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने कहा था कि उर्दू को फरोग देना चाहिए, लेकिन आप डुमरा गौसा में जितने भी बैनर लगे इसमें कोई भी आपके ही उर्दू का नहीं। आपके ही सरकार के सैकड़ों बैनर लगे हैं मगर उर्दू का कुछ भी नहीं। हाँ, उर्दू को लगना चाहिए। क्या हुआ कि लोग भूल जाते हैं, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उर्दू को फरोग होना चाहिए। एक ड्रामा निकला है, मैं उर्दू हूँ, अगर आप देखेंगे उसमें ना तो आपको आंसू निकल आएगा। और उस ड्रामे में आखिर में जो ड्रामे करने वाले लोग हैं वो सब गैर मुस्लिम है, कोई मुस्लिम नहीं है। बाद में कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं, अगर इंसाफ कहीं मिला है उर्दू को तो समाजवादी पार्टी ने दिया है, जो समाजवादी पार्टी के मेंबर थे। तो मैं ज़रूर अपने लोगों से कहूँगा कि ये भूल चूक मत कीजिए, थोड़ा उर्दू को भी डालिए। आसिम भाई, आपके ऑफिस में खासकर मिली तहरीक की जानिब से स्कॉलरशिप का पिछले कई साल से यहाँ पे शुरू किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चों को फ़ायदा भी हुआ और काफ़ी मेहनत रही आपकी पूरी टीम की। इस बार क्या हुआ सर, पिछले साल के स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट का जो जोड़ दिए हैं तो पैसा नहीं आ रहा बच्चों का, और इनकम सर्टिफिकेट 30,000 या 50,000 से कम दिखाना है। तो इसके लिए माइनॉरिटी सेल में आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में या महकमा में बात करनी होगी। तो मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, मुझे अभी तक पैसा नहीं आया, पिछले साल का काफ़ी लोग है। नहीं, अगर ऐसी कोई रुकावट है तो उसको लेटर लिखा है लोगों ने, जरूरत पर मुझे बताएंगे लोगों ने। अपने को जाना है तो मैं माइनॉरिटी कमीशन में जाऊँगा, मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाकर के इस चीज़ को हल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुंब्रा की विंग ने जो इतनी मेहनत किया, इसकी वजह से मुंब्रा ही नहीं कोंडी में मेहनत किया लोगों ने, तो माशाल्लाह बहुत लोगों को मिला। और इस पर हम लोगों को बहुत मेहनत से काम करना चाहिए। हमारा तो ये मकसद है कम से कम कम्युनिटी में लोग पढ़े लिखे हों, जो जिन बच्चों के जो रिजर्वेशन नहीं है, आज बच्चों को उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है एजुकेशन में, तो कम से कम ये एजुकेशन स्कॉलरशिप वगैरह से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। मैं ज़रूर आप जो बात कर रहे हैं इस पर बैठ कर मुंब्रा के लोगों से बात करूँगा, और कहीं सरकारी रुकावट है तो हम उसको दूर करेंगे। सर आखिरी सवाल, मनपा चुनाव 2022 मुंबई भिवंडी ठाणे क्या तैयारी रहेगी समाजवादी? मुद्दा क्या रहेगा समाजवादी?
मुद्दा, सबसे पहले मुद्दा ये है कि करप्शन खत्म होना चाहिए। करप्शन खत्म हो जाए तो आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। स्कूलों में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल पढ़ाई होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो कॉर्पोरेशन में हमको लाना है की बात। अस्पतालों को बिल्कुल से मॉडर्नाइज बनाना है और हमारा फंड है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। हम 100% अगर हमारी ताकत आती है और हमारी ताकत से मेयर बनता है तो हम उसका मैनिफेस्टो बना रहे हैं। उस मैनिफेस्टो के मुताबिक सबसे ज़रूरी है कि हेल्थ सेंटर जिस तरह से दिल्ली में बनाया गया है, महिला क्लिनिक उस तरह से महिला क्लिनिक बनना चाहिए। एजुकेशन में स्कूलों को मॉडर्नाइज करना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि जो कॉर्पोरेशन के स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे बहुत कम पढ़ने जाते हैं और छोटे छोटे स्कूल में जहाँ 8,000 6,000 तनख्वाहें मिलती हैं, उन बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप आइए मानकुछ शिवाजी नगर में, आप आइए, वहाँ सारे स्कूल बिल्कुल अच्छे बन गए और एक स्कूल में जगह ही नहीं मिल रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद इन कॉर्पोरेशन स्कूल तक भीड़ बढ़ती जा रही है, एजुकेशन का मेयार बढ़ रहा है। एक स्कूल है अभी बनाना है उसको, लेकिन अभी सरकार का फंड नहीं आ रहा, उसमें 53 करोड़ रुपया लगना है, वो बनाएंगे। इसी तरह से मुद्रा के लिए भी हमारी थोड़ा सा साझेदारी हो जाए तो बनाएंगे इसको। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का फसल भी चल रही है, उसी तरह से चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव अलग लड़ेंगे, आप अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं लड़ेंगे।